अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 18 वेरिएशन की एक्सरसाइज 18.7 के आज लास्ट 3 सवाल करेंगे, जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। फिर हमारी जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और वो ये है कि द स्ट्रेंथ एस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम कैन वेरीज डायरेक्टली हैज द ब्रेथ b and the square of the depth d. If a beam 9 centimeter wide and 9 centimeter wide or 12 centimeter deep with support 1200 pound, what weight beam of 12 centimeter wide and 9 centimeter deep will support? इसमें ये हमें सवाल दिया है कि हमें जो है, जैसे जो हमें स्ट्रेंथ दी गई है एस रेक्टेंगुलर बीम के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? ब्रेथ के और स्क्वायर ऑफ डेप्थ के। ठीक है, अगर हमारे पास जो वाइड है, मतलब जो हमारे पास चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है और जो गहराई है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 1200 पाउंड है। तो हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करनी है स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें एस मालूम करना है, जबकि हमारे पास जो विड्थ होगी, मतलब ब्रेथ होगी, वो होगी 12 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास डीप होगी वो होगी हमारे पास गहराई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम अपने सवाल करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने ये बोला था जो हमारे पास एस स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? ब्रेथ के, बी के, और डेप्थ, स्क्वायर ऑफ डेप्थ के। ठीक है, मतलब डी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद हम जब इसकी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू और कांस्टेंट बी डी स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी है, तो के इधर आ जाएगा और एस के की जगह चला जाएगा। अब ये बी डी स्क्वायर जो है के साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास जो एस की वैल्यू दी गई थी वो थी 1200, और जो हमारे पास ब्रेथ थी वो 9 सेंटीमीटर थी, और हमारे पास जो डेप्थ थी वो थी 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर सही है। अब जैसे यहाँ पे हम दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो 12 है इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं कि ये जो 12 है इसका जो स्क्वायर है वो हम मतलब इस 12 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 दफ़ा 12 लिखना, मतलब 12 को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो कैसे 12 × 12, इसका ये मतलब होता है स्क्वायर का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे ये कैंसिल हो सकते, कैसे? यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 × 1 = 12 और यहाँ पे 12 × 1 = 12। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया k = 1 और 100। ठीक है, 0 हमारे पास रह गया था। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 9 और × 12। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जो है इनको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 12 को और 100 को। ठीक है, तो कैसे होगा? 2 के टेबल से 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 0 का 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया 50, और अपॉन में हमारे पास बच गया 9 और 6। तो हम क्या करेंगे, हम 9 और 6 को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम 9 और 6 को करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। ठीक है, तो अब हम इनको मतलब काट सकते हैं 2 के टेबल से। कैसे? 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और एक यहाँ चले गया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 × 7 = 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, कैसे? 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया। अब इसके बाद हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है? हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है
25/27, ठीक है। तो अब ये जो है ये आगे हो नहीं सकता, ठीक है। तो जो हमारी है के की वैल्यू कांस्टेंट जो हमारा निकला वो निकला है 25/27, ठीक है। तो अब हम अपनी जो सवाल में इन्होंने हमें दिया था मालूम करने के लिए वो हम मालूम कर लेते हैं। इन्होंने हमें मालूम करने की बोली थी स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसे मालूम करना था हमें। तो यहाँ पे हम सवाल जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो लिख लेते हैं, और इस इक्वेशन को हमें कोई सेट भी नहीं करना क्योंकि हमें ऐसे ही मालूम करना है। तो अब हमारे पास जो के था वो हमारे पास क्या था, हमारे पास के था 25/27, और बी हमारे पास था, यहाँ पे इन्होंने हमारे पास जो थी बी मतलब डेप्थ दी थी इन्होंने 12 सेंटीमीटर, और हमारे पास डीप, ठीक है, वो थी 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 के टेबल से कर सकता है, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास बच गया है 25 अपॉन में हमारे पास बच गया है 9, ठीक है, अपॉन में 9 बच गया है इंटू 4, और 9 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो 25 और इंटू 4 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और इंटू 9। नीचे 1 बच रहा है तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जैसे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 900, वो भी पाउंड में आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हमें पाउंड में निकालना था इसको, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो होती है वो पाउंड में निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमें स्ट्रेंथ दी गई थी ये, ठीक है। तो सॉरी ये 1200, ठीक है, जो हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दी गई थी वो थी 1200 पाउंड। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेंथ ही निकालनी थी, तो एस निकालना था, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 900 पाउंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल ये है कि लेबर कॉस्ट, आपकी बुक में कोट्स लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है कॉस्ट, मतलब मजदूरी सी जो है वेरीज जॉइंटली हैज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, मतलब जो लेबर की जो मतलब जो मज़दूर होते हैं उनकी जो मजदूरी होती है उनको मिला के जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं और जो एवरेज मतलब उनके जो कितने दिन तक उन्होंने काम किया उसका जो एवरेज होता है। अगर जो उनकी जो कॉस्ट है वो 100 वर्कर्स की 15 दिनों के लिए 15 दिनों के लिए जो 100 वर्कर्स की कॉस्ट है वो 9000 है, तो आपको मालूम करनी है मतलब मज़दूर की जो कॉस्ट है मज़दूरी है 300 वर्कर की, जो मज़दूर है जो 300 वर्कर है मज़दूर उनकी 20 दिन के लिए 20 दिन तक के लिए उनकी कितनी कॉस्ट होगी। मतलब जैसे अगर इनकी जो 100 वर्कर्स है उनकी 15 दिन के लिए 9000 कॉस्ट है, तो इनकी 300 वर्कर्स की 20 दिन तक के लिए कितनी कॉस्ट होगी हमें ये मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्होंने ये बोला है जो लेबर की कॉस्ट मतलब जो मज़दूर की जो मज़दूरी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ वर्कर्स के, मतलब एन, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स के कितने मतलब जितने भी वर्कर्स हैं नंबर ऑफ वर्कर्स के, और द एवरेज नंबर ऑफ डेज मतलब उसका जो एवरेज है मतलब कितने दिनों तक उन्होंने काम किया उसका एवरेज, तो यहाँ पे आएगा डी। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाएंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा और एन डी आ जाएगा, ठीक है। अब हमें के मालूम करना है, हम पहले कांस्टेंट मालूम करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, हमें कांस्टेंट मालूम करना है, के इधर आ जाएगा सी इधर आ जाएगा। अब जो एन डी है मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स और जो नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, वो क्या हो रहा है या के साथ डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाके सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे। तो हमें सी कितना दिया है, इन्होंने सी दिया है 9000, ठीक है, और जो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 100 हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो हमें 15 दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 90 बच जाएगा,
और ये 15 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ज़ीरो तो कैंसिल हो गए इन दो ज़ीरो से, तो यहाँ पे बच जाएगा 15। ठीक है, तो अब हम इनको मतलब कैंसिल कर सकते हैं कैसे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 3 के टेबल से 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और 0 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 3 0 30। तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू है वो आ गई है 6। ठीक है, तो ये हमने निकाल ली। अब हम अपना सवाल की तरफ चलते हैं। जो हमारे सवाल में इन्होंने हमें मालूम करने को बोला था, तो इन्होंने हमें मालूम करने को क्या बोला था, इन्होंने हमें लेबर की जो मजदूर है उसकी कॉस्ट मालूम करने को बोली थी। ठीक है, कि जब 300 वर्कर हैं और वो 20 दिनों के लिए काम कर रहे हैं तो उनकी जो है कॉस्ट वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनी हुई है, इसमें बस हमें जो है वैल्यू पुट करनी है। के कांस्टेंट जो है हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कांस्टेंट हमारे पास क्या दी, मतलब हमने निकाला है 6। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास कितने, नंबर ऑफ़ वर्कर्स 300 है और नंबर ऑफ़ डेज 20 है। ठीक है, अब हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे जब हम 6 और 300 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1800 इंटू 20। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है सी की वैल्यू वो निकल चुकी है, जो है हमारे पास 36,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें ये दिया है कि द सेल टैक्स ऑन द परचेज कार ऑफ अ न्यू कार ऑन द परचेज ऑफ अ न्यू कार वेरीज डायरेक्टली हैज़ द प्राइस ऑफ अ कार। मतलब जो परचेज, मतलब जैसे जो नई कार की जो टैक्स है, नई कार जो हमने ख़रीदी उसके जो टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, कार के प्राइस के। ठीक है, और अगर जो न्यू कार इज़ परचेज्ड इन रुपीज़, मतलब जो नई कार ख़रीदी गई है उसकी जो पैसे हैं मतलब रुपीज़ है वो है 20 lakhs। देन द सेल टैक्स, जो उसका सेल टैक्स होगा, मतलब जो उसका टैक्स होगा, मतलब बेचने का जो टैक्स होगा वो होगा 40,000। ठीक है, हाउ मच, मतलब कितने होंगे, मतलब सेल टैक्स जो चार्जेस होंगे वो कितने होंगे अगर जो न्यू कार की जो प्राइस है वो 28 lakhs हो। ठीक है, तो हमें मालूम, इन्होंने हमें क्या बोला है, सेल टैक्स, मतलब जो सेल टैक्स है नई कार की जो हमने ख़रीदी उसका जो सेल टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, कार के प्राइस के। तो सेल टैक्स को हम शो करते हैं S.T से, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, P से। ठीक है, मतलब प्राइस से। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू लगा देंगे, साइन हटा के कांस्टेंट, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा P। ठीक है, अब हमें ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हमें कांस्टेंट मालूम करना है, तो कांस्टेंट के लिए हम के इधर ले जाएंगे और S.T को इधर ले जाएंगे और P इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जगह डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जो सेल टैक्स है वो कितना दिया था, इन्होंने हमें सेल टैक्स दिया था 40,000। ठीक है, और इन्होंने हमें जो प्राइस थी वो कितनी थी, 20 लाख। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तो 4 ज़ीरो थे, तो ये यहाँ पे जो 4 ज़ीरो थे इस 4 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास बच जाएगा 4/200। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो 4 1 ज़ा 4 का टेबल लग सकते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 2 20 और 0 का 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास बन गया 1/50। तो ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू आ चुकी है, हमारी जो कांस्टेंट की वैल्यू वो ये है। ठीक है, तो अब हमारे सवाल में इन्होंने मालूम क्या करने को बोला था, इन्होंने हमें मालूम करने को बोला था सेल टैक्स। ठीक है, उसके चार्जेस क्या होंगे अगर नई कार की जो प्राइस है वो 28 lakhs हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये रही, S.T इज इक्वल टू
के और पी। तो हमारे पास जो के है कांस्टेंट है वो निकला है हमारे पास 1/50 और जो पी है वो हमारे पास कितना इन्होंने दिया है 28 लैक्स। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 5 के टेबल से कर सकता है, तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो पहले हम काट देते, तो 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे 3 यहाँ चला गया, तो 5 6 ज़ा 330। तो यहाँ पे हमारे पास कितने, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 ज़ीरो बचेंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ चुका है 56,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो चुका है। इसकी जो हमने सेल टैक्स की हमने जो थी निकालनी थी चार्जेस में, कितने चार्जेस होंगे अगर नई कार की जो प्राइस है 28 लाख है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। इतने रुपीस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रुपीस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 किया है। और ये आज हमारी जो एक्सरसाइज थी 18.7 ये कंप्लीट हो चुकी है और इसके हमने सारे सवाल कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों सवाल समझ आए होंगे और आपकी वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के MCQs कर लेंगे ताकि आपके जो MCQs हैं वो भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।